कर उन्हें शाबाशी दी है। इसी के साथ ही 24 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान उपद्रवियों को अक्षरधाम की तरफ जाने से रोकने पर उनकी सराहना भी की। नए पुलिस कमिश्नर बनने के बाद पहली बार सड़कों पर सरप्राइज चेकिंग के लिए निकले कमिश्नर और इसी के साथ ही बालाजी श्रीवास्तव आरके पुरम थाना, साउथ कैंपस, कनॉट प्लेस और दरियागंज थाने भी पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, शिकायतकर्ताओं से भी मुलाकात की और इसके साथ साथ दिल्ली के नए इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि ICMS के बारे में भी बताया और दिल्ली पुलिस की वेबसाइट के जरिए कंप्लेंट दर्ज कराने के बारे में जानकारी दी ताकि लोगों को ज्यादा पुलिस स्टेशन ना आना पड़े। ऐसे में नाइट ड्यूटी कर रहे दिल्ली पुलिस स्टाफ के लिए व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने रात में ही दिल्ली की सड़कों पर पेट्रोलिंग की और थानों पर ड्यूटी कर रहे स्टाफ के लिए मौजूद व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। और इंडोनेशिया में कोरोना के बढ़ते मामलों और संक्रमण से मौत के बीच सरकार ने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सरकार जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार की कोशिशों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बता दें, टीकों की आपूर्ति में कमी के साथ ही लोगों के मन में अब टीकों को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है और वो टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। यहाँ लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन लोगों को अपने करीबियों को दफनाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। देश में बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार को कड़े प्रतिबंध भी लगाने पड़े, जबकि इंडोनेशिया में ईद के दौरान लोगों की लापरवाही के नतीजे अब बढ़े हुए संक्रमण के मामले और मौत के रूप में सामने आ रहे हैं। ये डेल्टा वायरस तेजी के साथ फैल रहा है इंडोनेशिया में और पिछले 7 दिनों में रोजाना मिलने वाले 8,655 से मामलों की संख्या बढ़कर अब 20,960 प्रतिदिन पहुंच गई है। रोजाना करीब 50% सैंपल संक्रमित मिल रहे हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये संख्या भी कम ही बताई जा रही है। इसका सबसे अधिक असर इंडोनेशिया के सर्वाधिक आबादी वाले द्वीप जावा में देखने को मिल रहा है। बढ़ते मामलों से यहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है, जबकि अस्पतालों में क्षमता से अधिक लोग भर्ती किए गए हैं। मरीजों के लिए तीमारदारों की खुद ऑक्सीजन का इंतजाम करना पड़ रहा है, तो वहीं लगातार मौत के मामलों में बढ़ोतरी से लोगों को अपने करीबियों को दफनाने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है और किसी भी देश में 2 या 3 वैक्सीन से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। लेकिन इस बीच दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में अब सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं कि बदलते कोरोना वेरिएंट पर आखिर कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा असरदार होगी। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। कोहराम दुनिया भर में बरकरार है। कोरोना के नए वेरिएंट लोगों के बीच संक्रमण फैला रहे हैं, तो वहीं वैज्ञानिक वैक्सीन को लेकर इसी जद्दोजहद में है कि कोरोना का इलाज जल्द निकाला जा सके। और इसी बीच कई वैक्सीन भी सामने आई जो कोरोना संक्रमण के खिलाफ असरदार साबित भी हुई। लेकिन अभी भी ये सवाल लोगों को परेशान कर रहा है कि आखिर दुनिया की वो कौन सी वैक्सीन है जो कोरोना के खिलाफ सबसे ज्यादा ताकतवर है। किस वैक्सीन से शरीर में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई करने में ज्यादा मदद मिलेगी। तो आपको बता दें कि इस बात का खुलासा किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड UCH में संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर फहीम यूनिस ने अपने ट्विटर से ये जानकारी पूरी दुनिया को दी है कि इस समय कोरोना के खिलाफ सबसे बेहतरीन 7 वैक्सीन कौन सी है। इसमें उन्होंने बताया कि ये वैक्सीन लास्ट स्टेज ट्रायल के बाद की क्षमता को दिखा रहा है। इसका नया वेरिएंट पर असर कम हो सकता है। उन्होंने ग्राफिक्स भी शेयर किया था जिसे स्टेटिस्टा साइट ने तैयार किया है। इसमें वैक्सीन की एफिकेसी यानी कोरोना के खिलाफ क्षमता को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो वैक्सीन बनाने वाली दवा कंपनियों द लेसेंट मैगजीन और ब्यूटेन इंस्टीट्यूट के हवाले से दिया गया है। डॉक्टर फहीम यूनिस के ट्वीट ग्राफिक्स में एस्टेरिक्स मार्क के साथ ये भी लिखा गया है कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट पर इनकी एफिकेसी कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दूसरी डोज के बाद 90%
एफिकेसी हो जाती है, तो वहीं जॉनसन एंड जॉनसन की एफिकेसी लगभग 70% है। जबकि सबसे कम जिस वैक्सीन का असर है वो है चीन की कोरोना। ये वैक्सीन 7वें नंबर पर है। इसे चीन की दवा कंपनी साइनोवैक ने बनाया है और इसकी क्षमता कोरोना के खिलाफ सिर्फ 50% है। इसके ऊपर आती है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, इसकी क्षमता है 66% और ये वैक्सीन 6ठे नंबर पर है। इसके बाद आती है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, यानी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनी कोविशील्ड। ये वैक्सीन 5वें नंबर पर है और इसकी क्षमता 70% है, लेकिन दोनों डोज लेने के बाद ये 90% हो जाती है। चौथे नंबर पर आती है नोवावैक्स कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन। कोरोना के खिलाफ इसकी क्षमता लगभग 90% है, जबकि तीसरे नंबर पर रूस की गामालियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 5 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे। 2 दिवसीय दौरे को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच प्रभारी जिलाधिकारी सीडीओ मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि अभी प्रोटोकॉल प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में कोरोना और विकास कार्य को जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री आएंगे और सभी विभागों को मुकम्मल व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर जिलों के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर होने वाले कार्यों का पूरा ब्यौरा तैयार कराया जा रहा है और इसी में बच्चों के लिए पीआईसीयू और एनआईसीयू बनाए जाने को लेकर ऑक्सीजन प्लांट लगाने जैसे जो तमाम कार्य हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ऐसे ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के सामने प्रोजेक्शन देने की भी तैयारी की गई है, यानी कि विस्तार से एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो मुख्यमंत्री के सामने पेश की जाएगी। तमाम स्वास्थ्य का जो सुविधाएं हैं उन्हें लेते हुए और इसी के साथ ही कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण की संभावनाओं को देखते ही बीएचयू अस्पताल, मंडलीय और महिला अस्पताल, कबीर चौरा, रामनगर, दीनदयाल अस्पताल, आयुर्वेद कॉलेज, चौका घाट समेत अन्य अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने समेत वेंटिलेटर, पीआईसीयू और एनआईसीयू बनवाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को शनिवार देर रात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराना पड़ा है। उनके शरीर में सूजन की शिकायत थी, जिसको देखते हुए संस्थान में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें, संस्थान के प्रवक्ता डॉक्टर श्रीकेश सिंह ने बताया है और ये जानकारी दी कि उनकी तबीयत फिलहाल स्थिर बनी हुई है और पिछले सप्ताह भी उनको लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया था। बीच नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपको बता दें कि नोएडा में बेकाबू फायर ब्रिगेड ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। मौके पर ही बाइक सवार युवक की मौत हो गई, तो वहीं युवक की मौत से स्थानीय लोगों का प्रदर्शन सामने आया है। दमकल कर्मी पर एफआईआर करने की मांग को लेकर
स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। इसी बीच फेज 2 थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर दमकल कर्मी पर एफआईआर करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें, फेज 2 थाना क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां पर दमकल विभाग की एक गाड़ी ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिसके चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जमकर बवाल काटा है और इसके साथ ही फायर कर्मी पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। युवक की मौत से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी के साथ ही दमकल कर्मी पर एफआईआर की मांग की जा रही है, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फेज 2 थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुए युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने बवाल मचा दिया है। बता दें, नोएडा से एक खबर सामने आ रही है, जहां फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने युवक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से युवक की मौत हो गई है। जिस पर गुस्साए परिजनों ने फायर कर्मी पर एफआईआर की कार्रवाई करने की मांग की है और इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और वहीं देश की राजधानी को धीरे धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच रविवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कुछ पाबंदियों को लेकर आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि फिलहाल दिल्ली और पूरे एनसीटी में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज और स्पा खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। इसी के साथ ही किसी भी तरह के सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रमों में लोगों को एकत्रित होने की अनुमति भी फिलहाल नहीं दी गई है। इसी बीच स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आपको बता दें, कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अभी भी दिल्ली में कड़े प्रतिबंध जारी हैं और इसके साथ ही तमाम प्रतिबंधों के बीच में अनलॉक की प्रक्रिया को अगले चरण पर ले जाया जा रहा है। हालांकि अभी भी मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और चाइल्ड पार्क को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ ही मॉल्स में भी फिलहाल लोगों के प्रतिबंध के साथ प्रवेश की अनुमति ही दी गई है। और इसी बीच हापुड़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, धरने पर बैठे दलित समाज के सैकड़ों लोग हापुड़ से सामने आए हैं। हापुड़ में दलित समाज के लोगों ने यहां पर आंदोलन शुरू कर दिया है और सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़क और पानी की व्यवस्था नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने ये प्रदर्शन किया है, जिसके चलते प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा ना मिलने का आरोप भी लगाया गया है। हापुड़ तहसील क्षेत्र के आदर्श नगर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर हापुड़ तहसील क्षेत्र के आदर्श नगर में दलित समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क और पानी की व्यवस्था को लेकर आक्रोशित स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे हैं दलित समाज के लोग और इसी के साथ ही सड़क और पानी की व्यवस्था न होने से आक्रोश में आए लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिया है। बता दें, प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा न मिलने का आरोप लगाया गया है और इसी के साथ ही धरना प्रदर्शन जोरों शोरों से किया जा रहा है। साथ ही नारेबाजी भी प्रशासन के खिलाफ की जा रही है। हापुड़ से मामला सामने आया है, जहां पर दलित समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और खराब सड़क और पानी की व्यवस्था न होने पर यह आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी के साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन से शिकायत किए जाने के बावजूद सड़कों पर अभी भी बदहाल हैं सड़कें और इसी के साथ ही पानी की भी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आखिरकार दलित समाज के लोगों को धरने का सहारा लेना पड़ा और उन्हें धरने पर बैठना पड़ा है। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही के चलते दलित समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें, प्रशासन पर आरोप लगाया है कि सड़क और पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे आक्रोश में आकर
लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हापुड़ तहसील क्षेत्र के आदर्श नगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दलित समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। और इसी के साथ ही अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें, प्रेमिका को बदनाम करने की नियत से उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में एक प्रेमी की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर फेसबुक पोस्ट में अपराध की सीमा लांघी है और ऐसा आचरण समाज विरोधी क्रियाकलाप है। और इसके साथ ही कोर्ट ने सीजेएम प्रयागराज या संबंधित मजिस्ट्रेट को भी कहा कि अगर आरोप निर्मित न किया तो तत्काल संज्ञान लेने और 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही जिला जज से सुनवाई पूरी करने की सभी सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर भी कहा गया। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने मानव शर्मा उर्फ मनीष शर्मा की अर्जी पर दिया है। तो वहीं सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट डालने और दुराचार के आरोपी याची का कहना था कि दोनों के लंबे रिश्ते थे और ऐसे में उच्च शिक्षा के लिए रूस चली गई और रिश्ते खत्म कर लिए गए और वो बेगुनाह है। दुराचार का यह आरोप निराधार है और उसने फेसबुक पर कोई अश्लील फोटो नहीं डाली है। उसे जमानत पर रिहा किया जाए। हालांकि कोर्ट ने एसएचओ धूमनगंज को केस डायरी के साथ तलब किया है। तो वहीं आरोप के साक्ष्य केस डायरी में पाए गए हैं। धमकी देते वीडियो के साथ सीडी भी है। ऐसे में फेसबुक पर डाली गई फोटोग्राफ भी मौजूद है। और इसी बीच कोर्ट ने कहा कि अगर याची इस हद तक आगे बढ़ गया कि उसे पता ही नहीं चला कि अपराध की सीमा में प्रवेश कर गया है, तो यह समाज के लिए सही नहीं है। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। तो वहीं आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक और बौद्धिक नेता स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि आज है। भारतीय योग और वेदांत दर्शन को पश्चिम से अवगत कराने में स्वामी विवेकानंद का अतुलनीय योगदान है। इसी बीच उन्होंने अपने उस असाधारण भाषण के लिए भी उन्हें जाना जाता है जो उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में दिए थे। इस भाषण में विवेकानंद ने अमेरिकियों को भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया था। इस संबोधन से पूरा पश्चिम जगत अचंभित हो गया था, क्योंकि इससे पहले किसी धार्मिक नेता ने अन्य धर्मों के लोगों को भाई बहन कहकर संबोधित नहीं किया था। बता दें कि 19वीं सदी में विवेकानंद ने हिंदुत्व को वैश्विक प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया था और अंतर धार्मिक समाज सदस्यता की भावना को प्रोत्साहित भी किया गया था। उनकी शिक्षा ने पश्चिमी दुनिया में समानता के सह अस्तित्व को प्रदर्शित किया था। जबकि विवेकानंद का जन्म एक बंगाली परिवार में 12 जनवरी 1863 को नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे, जबकि माता भुवनेश्वरी देवी गृहिणी थी। बचपन से ही विवेकानंद को आध्यात्म में रुचि थी और देवी देवताओं के सामने वो अक्सर ध्यान लगाया करते थे। और परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के आपसी सहमति से स्थानांतरण के मामले में नियम बदलने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है। इसे लेकर दाखिल की गई याचिकाओं में कहा गया है कि पारस्परिक स्थानांतरण की सूची जारी होने से ठीक 2 दिन पहले राज्य सरकार ने इसके नियम बदलते हुए 3 वर्ष की सेवा अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इससे याचिकागण को नए नियम का लाभ नहीं मिल पाया है और इसे लेकर सुमेश शर्मा और 18 अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने सुनवाई की और याचिकागण को अधिवक्ता सीमंत सिंह का कहना था कि याचिकागण ने सहमति के आधार पर अंतर जनपदीय तबादले के लिए आवेदन किया था। इस प्रकार के तबादले के लिए पुरुषों के लिए एक जिले में 3 वर्ष की सेवा अनिवार्य है, जबकि महिलाओं के लिए 1 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। याचिकागण ने आपसी सहमति के आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया था और स्थानांतरण सूची 18 फरवरी 2021 को जारी हुई थी
और इससे 2 दिन पहले ही 16 फरवरी को नया शासनादेश लाया गया, जिसमें सहमति के आधार पर स्थानांतरण के लिए 3 वर्ष सेवा की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। बता दें, याचिकागण का कहना था कि स्थानांतरण सूची जारी होने के 2 दिन पूर्व नियम बदलने से उनको इसका लाभ नहीं मिल सका है। या तो स्थानांतरण सूची रद्द की जाए या याचिकागण को बदले नियम का लाभ दिया जाए। कोर्ट ने इस मामले में 5 जुलाई सोमवार को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अब बलिया जिले में कूड़ा निस्तारण के अभाव में शहर से निकलने वाले कूड़े को डालकर नगरपालिका ने गंगा के तटवर्ती इलाके महावीर घाट जाने वाली सड़क को ही डंपिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया है। बता दें, इसके अलावा कटहल नाले के माध्यम से शहर का कचरा सीधे गंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। गैर जिम्मेदाराना तरीके से सड़क किनारे फेंके गए कचरे से तटवर्ती इलाका कचरा घर जैसा दिख रहा है। खुलेआम एनजीटी के आदेशों की अवहेलना भी की जा रही है और ऐसे में अवहेलना करते हुए गंगा नदी और आसपास के इलाकों में प्रदूषण फैलाया जा रहा है। शहर से प्रतिदिन करीब 50 टन कचरा निकलता है और नगरपालिका के पास कूड़ा निस्तारण की कोई पुख्ता व्यवस्था है ही नहीं। ऐसे में नगरपालिका कर्मी जहां भी खाली स्थान देखते हैं उसी को कचरा घर बना देते हैं। हालांकि शहर से 16 किलोमीटर बसंतपुर में कूड़ा निस्तारण केंद्र निर्माणाधीन है, लेकिन वहां भी प्रशासनिक उपेक्षा के कारण अपने उद्धार की राह देख रहा है। कचहल नाला और गंगा किनारे गिरने वाले कचरे से प्रदूषण बढ़ने के साथ ही बरसात के दिन में सड़क किनारे पड़े कूड़े के साथ निकलने वाली सड़ान से भी लोगों को राह चलना मुश्किल हो जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि आसपास के मोहल्ले में रहने वाले लोगों को भी बीमारियों का खतरा सताने लगा है। और इसी बीच रुक करेंगे अलीगढ़ का। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। बता दें, जहरीली शराब पीने से 119 लोगों की मौत हो गई और इस मामले में शराब माफियाओं पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बता दें, 27 अभियुक्तों के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं और थाना खैर पिसावा और जावा में चार्जशीट दाखिल की गई है। 4 शराब माफियाओं और 2 फैक्ट्री मालिकों पर कार्रवाई की गई और इसी के साथ ही 5 शराब तस्कर, 5 सेल्समैन, 4 ठेकेदार पर भी पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से सामने आई है, जहां शराब माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा कसते हुए नजर आया है। बता दें, पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हाल ही में अलीगढ़ में कच्ची और अवैध शराब पीने की वजह से 119 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 27 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ साथ 4 ठेकेदार, 4 सेल्समैन को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। शराब माफियाओं पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई अलीगढ़ से सामने आई है। बता दें, अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 119 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 27 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर 3 मामलों में केस दर्ज किया गया है। थाना खैर पिसावा और जावा में ये मामला दर्ज किया गया है, जहां चार्जशीट दाखिल की गई। तो वहीं 4 शराब माफिया, 2 फैक्ट्री मालिक पर कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 5 शराब तस्कर, 5 सेल्समैन और 4 ठेकेदारों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। और इसी के साथ